काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर के कहते हैं कि मैम आप ऑडिट पढ़ाते हो, ऑडिट तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे भैया, जो ऑडिट की फैकल्टी है उनके सामने आकर के आप ये कह रहे हो कि ऑडिट तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। मैम, ऑडिट स्कोर नहीं हो पाता। अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट एंड ये परसेप्शन है, तो गाइज आज का ये सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बेसिकली कंपनी ऑडिट, एक ऐसा चैप्टर है जो सीए इंटरमीडिएट आप जो सी ए इंटरमीडिएट एज वेल एज सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के बाद फिर से इसको पढ़ने वाले हो फाइनल के एग्जाम्स के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड अ स्कोरिंग चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में से मिनिमम 16 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो व्हाट आई हैव डन इज विद अ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एनिमेशन, सुपर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस कवर्ड अप इन द वीडियो, मैंने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। ठीक है। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा 3 भागों में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। सो आप तीनों के तीनों पार्ट्स आपको व्यू करने हैं एंड पोस्ट दैट यू विल बी गेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के यस, ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो डरावना नहीं है, स्कोरिंग है एंड एग्जाम्शन लाना अगर सही तरीके से पढ़ाई करें तो बहुत ही आसान है। ठीक है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, बिफोर आई टॉक अबाउट द कंटेंट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द आइकॉनिक प्रोग्राम्स। हम लोगों ने इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल लेवल पे आइकॉनिक प्रोग्राम्स एज वेल एज प्लस बैचेस शुरू कर दिए हैं। ठीक है। सो जो बच्चा नवंबर 22 की तैयारी कर रहा है या फिर ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट अप द बैचेस। वाई? बिकॉज अभी अभी हमारे रीसेंट बैचेस लाइव चल रहे हैं, यू कैन कैच अस लाइव। And guys, you can just use the code KSanghavi live or audits are use educators code only. Guys, on the platform you're going to get 1-to-1 iconic membership, students के लिए mentorship है, evaluated test series है, physical copy of books है, industry sessions है, expert advice, experts opinion, ये सारा सब कुछ है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। एंड दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्राइजेस, यू कैन वेरी वेल यूज द कोड एंड गेट 10 to मैक्सिमम परसेंट, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम परसेंट ऑफ on utilization of this particular code. चलिए स्टूडेंट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जरा सा तारा लगाओ, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। समझो, एज पर SQC1, व्हाट इज SQC? SQC मैं आगे पढ़ाऊंगी बच्चों आपको, बट अभी जिस पॉइंट रिलेट हो रहा है तो आई एम मेकिंग यू राइट दिस पॉइंट। SQC होता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये ICAI ने ऑडिटर्स के ऊपर लागू करवाए। जब भी ऑडिटर कोई ऑडिट करता है, उसे कहा जाता है कि भाई प्लीज आप क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए काम कीजिए। सो यहाँ पे SQC1 हमको एप्लीकेबल होता है। सो एज पर SQC1, पैरा नंबर 27 मतलब वेट, ये SQC1 कौन एप्लीकेबल करेगा? मेंबर्स, आप, मैं, कंपनी या ये फर्म ABC एंड एसोसिएट्स। SQC1 किस पे लागू होगा? मुझे और आप पे, मेंबर्स पे, कंपनी पे या ABC एंड एसोसिएट्स ऑडिट फर्म पे? ऑडिट फर्म पे। वेरी गुड। सो यहाँ पे किताब में चलिए, एज पर SQC1 जो भी फर्म ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको इंटरनली भी कुछ लाज शर्म दी गई है। वो लोग कहते हैं अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो आपको खुद से इंटरनली रोटेशन कर लेना है, मैक्सिमम एक पर्सन, एक मेंबर एक कंपनी का ऑडिट कर सकता है फॉर 7 years, इसके बियॉन्ड नहीं। तो मैम, इंटरनल रोटेशन करना फॉर लिस्टेड कंपनी इज कंपलसरी? यस। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आफ्टर 7 years। मैम 7 years हो गए, बट हमारे फर्म ने इंटरनल रोटेशन नहीं किया। एंड एसोसिएट्स है ना, एंड एसोसिएट्स, हमारे फर्म ने इंटरनल रोटेशन नहीं किया तो SQC1 का उल्लंघन माना जाएगा। ICAI उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के अगेंस्ट में स्टेप ले सकती है। यू गेट दैट? तो कंपनीज एक्ट में मेंबर्स को अथॉरिटी दिया है कि हम रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। SQC1 ने ऑडिटर पे जिम्मेदारी दी है कि बस जब भी आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करो, 7 साल में मेक श्योर आप इंटरनली रोटेशन खुद कर रहे हैं। एवरीवन
गेटिंग दैट? तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों, दैट इज अ पॉइंट विच इज मैचिंग। वो कंपनीज एक्ट का पॉइंट नहीं है बट इट इज अ मैचिंग पॉइंट। ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑथर्स नोट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। थोड़ा केस ले लेते हैं। ये है हमारे 3 इडियट्स एंड एसोसिएट्स। मैम कौन कौन लोग हैं? यहाँ पे है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आमिर खान भाई, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट शर्मन जोशी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट माधवन। इनको हमने अपॉइंट किया था फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, अब हुआ इनका कूलिंग पीरियड। इसके बाद इनको बोलना पड़ेगा ना भाई ठंडा ले, कूलिंग पीरियड आएगा। उस 5 साल में हमने यहाँ पे दूसरी फर्म को हायर करने की कोशिश की। मैम कौन सी फर्म है? ये है रंगदे बसंती एंड एसोसिएट्स। कौन है? रंगदे बसंती एंड एसोसिएट्स। अब ये रंगदे बसंती एंड एसोसिएट्स ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इडियट्स एंड एसोसिएट्स काम कर सकती है फॉर एन ऑडिटर फॉर आवर कंपनी, एज एन ऑडिटर फॉर आवर कंपनी? यस और नो? सोचो और बताओ। हाँ, नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज रंगदे बसंती एंड एसोसिएट्स हैज पार्टनर इन कॉमन। आमिर खान पहले टर्म में भी थे, आमिर खान कूलिंग पीरियड में भी है, भले फर्म का नाम अलग अलग है। नहीं, नॉट अलाउड। हम लोग कहते हैं द फर्स्ट नोट, हम लोग कहते हैं, बुक में चलो पढ़ा देती हूँ। द ऑडिट फर्म includes other firms. Audit firm will include other firms जिसका नाम, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉमन पार्टनर्स नहीं होना चाहिए। कूलिंग पीरियड के टाइम पे ऐसी कोई नई फर्म को हम अपॉइंट नहीं करेंगे जिसका ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन पार्टनर्स ऐसा कुछ है। एवरीवन गेटिंग दैट? पक्का? श्योर? नॉट अलाउड। मैम ये कॉमन पार्टनर्स वाली रिक्वायरमेंट, सेम ट्रेड नेम, ब्रांड नेम वाली रिक्वायरमेंट हम कब चेक करते हैं? वी चेक दिस एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वी चेक दिस एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। गेटिंग इट? पक्का? चलो, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सी फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है के लिमिटेड, के लिमिटेड में हमने मिस्टर अमित को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, एज फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर के नाम पे अमित को अपॉइंट किया था। अब हमने मेंबर्स की मीटिंग रखी, एजीएम नेक्स्ट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर भी हमको लगा यार अमित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैं अमित भाई को सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम पे भी अपॉइंट कर लूं, चलेगा? हाँ या नहीं? क्या अमित भाई को सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम पे अपॉइंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो जो पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर के नाम पे रखा, अमित को कैसा रखा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर के नाम पे रखा था, क्या इसी पर्सन को एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकती हूँ? बिल्कुल यस। अब दिक्कत देखो ना क्या है, अमित ने पहला साल ऑडिट किया, फिर सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी हमने उसे अपॉइंट किया, मेंबर्स ने जब भी उसे अपॉइंट किया, तब उसको कितना साल मिलेगा? 4 साल मिलेगा या अफ्रेश 5 साल मिलेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑडिटर काम कर चुका है। अब उसको रिमेनिंग 4 इयर्स मिलेगा क्योंकि टर्म इंडिविजुअल का 5 साल होता है, या फिर अफ्रेश 5 साल मिलेगा? 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, अब 4 साल मिलेगा या अफ्रेश 5 साल मिलेगा? सोचो और बताओ। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, अफ्रेश 5 साल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, पहला ऑडिटर मेंबर्स ने नहीं अपॉइंट किया था, पहला ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट किया था, याद है? तो ऑडिटर जो सब्सिक्वेंटली अपॉइंट होता है उसको 5 साल का समय मिलता है, उसको 5 साल का समय मिलता है। सो यहाँ पे भले अमित फर्स्ट ऑडिटर था, उसी अमित को मैंने नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट किया तो उसको अफ्रेश 5 साल का समय मिलेगा, ना कि 4 साल का। गॉट इट? चलो किताब में, the auditor appointed as the first auditor the auditor appointed at first AGM, that is as a subsequent auditor, can hold the office till the conclusion of 6th AGM. Till the conclusion of 6th AGM मतलब 5 साल, 5 years. That is, if a practicing chartered accountant is appointed as first auditor by board, he can be reappointed as a subsequent auditor and he can continue till the conclusion of 6th year and not till 5th AGM. मतलब इन टोटालिटी उसको 5 साल अफ्रेश मिलेंगे, 4 साल नहीं। गॉट इट? पक्का? नोट 1 नोट 2 क्लियर? चल
नेक्स्ट आता है नोट 3। नोट 3 का क्या मतलब है समझो। फिर से केस, ये भाई साहब है अमित। अमित का एक जिगरी दोस्त है। अमित का जिगरी दोस्त है आशीष। ये है अमित, ये है आशीष, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों ही प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमित भाई साहब ने क्या किया, अमित भाई साहब ने कहा कि मैं के लिमिटेड का ऑडिट करता हूँ 4 साल। आशीष तू ए लिमिटेड का ऑडिट कर 4 साल, फिर हम लोग स्वैप कर लेंगे। आप के लिमिटेड का करना, मैं ए लिमिटेड का करूंगा। 5 साल खत्म हुए क्या? नहीं, क्योंकि 4 साल के बाद स्वैप हो गया था। इसका भी 4 साल के बाद स्वैप हुआ था। क्वेश्चन ये उठता है, अगर 4 साल खत्म ही नहीं हुए तो क्या कूलिंग पीरियड विल कम? अब नेक्स्ट फिर से सेम, अमित ने फिर से यहाँ पे 4 साल काम किया, आशीष ने फिर से यहाँ पे 4 साल काम किया, फिर स्वैप। उसके बाद फिर से सेम, 4 साल काम किया, 4 साल काम किया, स्वैप। तो ना 5 साल हो रहा है, ना कूलिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट आ रही है पिक्चर में। अब बोलो करें तो क्या करें, क्या करेंगे? यहाँ पे तो जो स्पिरिट है, यहाँ पे तो जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये तो मैच ही नहीं हो रही है। क्या कर सकते हैं? देयर कम्स द नेक्स्ट नोट। अब देखो किताब में चलते हैं। हम लोग कहते हैं द ईयर ऑफ टर्म विल इंक्लूड एवरी ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फोर्थ ईयर। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक ले लिया है, उसके बाद ये 5वां साल था जहाँ पे आप ऑडिटर नहीं, उसके बाद आप 6th ईयर में जब भी आते हो ना, दिस विल बी इंक्लूडेड एज टर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस विल बी कंसिडर्ड एज फिफ्थ। और अमित को बोल दिया जाएगा भाई यहाँ से आपको कंपलसरी 5 साल का कंटिन्यूअस कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका 5 साल का टर्म यहाँ खत्म हुआ, बट मैम बीच में तो ब्रेक है, इस ब्रेक को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो टर्म के बीच में जो भी छुटपुट ब्रेक आती है ना, उसे हम कंसिडर ही नहीं करते। हम सिर्फ उस ब्रेक को कंसिडर करते हैं जहां पे फर्म ने या इंडिविजुअल ऑडिटर ने ठंडा लिया है फॉर 5 years। मैम ये 5 साल के बाद जब ऑडिटर आएगा तब उसको कितना साल देंगे? अ फ्रेश 5 years, क्योंकि यहाँ पे तो कूलिंग पीरियड हो गया, ऑडिटर ने ठंडा ले लिया। एक बार आपने ठंडा ले लिया है तो अ फ्रेश टर्म ऑफ 5 years मिलेगा। गेटिंग दैट? चलो एक और केस लेते हैं। ये है अमित भाई साहब, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित। ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित ने फर्स्ट ईयर ऑडिट किया मेरे कंपनी का, सेकेंड ईयर ऑडिट किया, देन ही वेंट फॉर अ लीव। मैम कितना छुट्टी लिया उसने? थर्ड ईयर वो ऑडिटर नहीं था, फोर्थ ईयर वो ऑडिटर नहीं था। अब क्वेश्चन ये होता है, जब ये 5th ईयर में वापस आया तो उसको कितने साल ऑडिट करने देंगे? अ फ्रेश 5 years या रिमेनिंग टर्म ऑफ 3 years? वेरी गुड, रिमेनिंग टर्म ऑफ 3 years, क्योंकि इसको हम लोग ब्रेक कंसिडर करते ही नहीं। हम लोग कितने का ब्रेक कंसिडर करते हैं? 5 years का। सिमिलरली अगर उसने फर्स्ट ईयर ऑडिट किया, सेकेंड ईयर ऑडिट किया, थर्ड ईयर ऑडिट किया, फोर्थ ईयर ऑडिट किया, उसके बाद वो 5 साल की छुट्टी पे चला गया, 5, 6, 7, 8, 9, वो ऑडिटर नहीं था हमारे फर्म का, वो ऑडिटर नहीं था हमारे फर्म का। अब वो 10th ईयर में वापस आया है। क्वेश्चन ये उठता है, अमित को अब कितने साल देंगे? रिमेनिंग 1 year या अ फ्रेश टर्म ऑफ 5 years? एक ही साल देंगे या और 5 years देंगे? वेरी गुड, अ फ्रेश टर्म ऑफ 5 years, फ्रेश 5 years का टर्म। मतलब वो 10वें साल ऑडिट करेगा, 11, 12, 13, 14, इसके बाद कंपलसरी कूलिंग लेना पड़ेगा। समझा है? पक्का श्योर? सो दैट इज द लास्ट नोट आउट ओवर हियर। समझते हैं। Consecutive years shall mean all the preceding previous years for which the individual auditor has been auditor until there is a break of 5 years। जब तक कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ 5 years नहीं होता उस ब्रेक को तुम कंसिडर ही नहीं कर। समझे? अगर एक बार ब्रेक ऑफ 5 years हो गया तो फ्रेश टर्म मिलेगा, 5 years का ब्रेक नहीं हुआ तो रिमेनिंग टर्म मिलेगा। और गॉट इट? सॉर्टेड? चला पक्का? चलो बढ़िया। यहाँ पे आपके तीनों के तीनों ऑथर्स नोट कंप्लीट होते हैं।
इसके बाद हमें पढ़ना है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एक ट्रांजिशन प्रोविजन पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल गाइस। अगर हमारे घर पे बुजुर्ग हैं, जैसे कि हमारे घर पे दादाजी है, दादी माँ है, तो अगर हम कोई भी काम करने की कोशिश करें तो डोंट यू फील हम उन्हें पूछ करके करेंगे? यस, ये तो हमारी संस्कृति में है। इन द सिमिलर वे कंपनी के लिए ये बुजुर्ग का रोल कौन कौन निभा रहा है? कंपनी के लिए ये बुजुर्ग का रोल निभा रही है हमारी ऑडिट कमेटी। ये जो ऑडिट कमेटी है वो है कंपनी के लिए बुजुर्ग। तो कंपनी जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी के तहत में जो ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर कोई भी पर्सन को अपॉइंट करे तो कंपनी ऑडिट कमेटी के साथ सलाह मशवरा जरूर करती। तो एक मिनट मैम, क्या हर कंपनी ऑडिट कमेटी बनाती है? नहीं। सी फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है जो कि ये एक्स लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही छोटू सी कंपनी है जिसके अंदर ना पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है, ना टर्नओवर ज़्यादा है, ना बोरोविंग ज़्यादा है, ना कुछ। ठीक है, अगर ये कंपनी एकदम छोटू सी कंपनी है तो क्या ये कंपनी ऑडिट कमेटी बनाएगी? नहीं। दैट मीन्स इस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने का आदेश दिया है सेक्शन नंबर 177 ने, इफ दिस कंपनी इज बड़ा कंपनी। मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी बड़ी कंपनी है कि नहीं? 177 पढ़ के। तो पहले 177 पढ़ते हैं। As per section 177, the companies जिनको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है ऑडिट कमिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू। लिस्टेड कंपनी, भाई ये तो नाम से बड़ी कंपनी। क्या है ये तो नाम से बड़ी कंपनी। दूसरा आता है अनलिस्टेड कंपनी। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। इफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू ₹10 CR, तो हम कहेंगे कि क्या बात है यार, ये तो कंपनी बड़ी कंपनी। या फिर इट्स बोरोविंग इज मोर देन ₹50 CR, तो हम कहेंगे ये तो बड़ी कंपनी। और turnover is more than equals to ₹100 CR, then such a company will be regarded as बड़ी कंपनी। तो अगर ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है एंड इनका थ्रेशोल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स या टर्नओवर 10, 50, 100 इन तीनों से ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई ये तो बड़ी कंपनी। मैम व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? ये जो कंपनी ये तो प्राइवेट कंपनी है, तो क्या ये कंपनी ऑडिट कमेटी बनाने के लिए एलिजिबल है, मैंडेटरी है? नहीं। अगर ये कंपनी वॉलंटरीली चाहे तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अगर ये कंपनी वॉलंटरीली ना चाहे तो 177 के तहत कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दैट? पक्का श्योर? सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 177। तो अब मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये कंपनी हमारी 177 के दायरे में आती है एंड इस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। इफ द कंपनी हैज ऑडिट कमेटी, तो फिर ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगा टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने रिकमेंडेशन देगा, चिट्ठी पे नाम लिख करके देगा, मिस्टर ABCDE, उनके क्वालिफिकेशंस के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ एक्सेट्रा। ये क्वालिफिकेशंस रिकमेंडेशन देने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिकमेंडेशन को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड वेदर द पर्सन जो इन्होंने रिकमेंड किए है वो एलिजिबल है या नहीं। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेज कि यस परफेक्ट, क्या गजब रिकमेंडेशन है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि एकदम परफेक्ट रिकमेंडेशन है, सच रिकमेंडेशन विल बी फॉरवर्डेड एज नॉमिनेशन टू शेयर होल्डर्स एंड ये जो शेयर होल्डर्स है विल पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के पास बाद ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। बट केस 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि अरे सर ये जो लिस्ट आपने भेजी है मिस्टर ABCDE ये फिट नहीं बैठ रहे, मतलब इनको तो हमारे कंपनी, हमारे जैसी कंपनी का ऑडिट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेज नो, ये रिकमेंडेशन प्रॉपर नहीं है, देन
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। ये राइटिंग में लिखने के बाद हम ऑडिट कमेटी को बोलेंगे फिर से आप रिकमेंडेशन दीजिए, दादा दादी आप फिर से रिकमेंडेशन दीजिए। दैट विल कॉल फॉर री-रिकमेंडेशन, दैट विल कॉल फॉर री-रिकमेंडेशन। अब ये जो री-रिकमेंडेशन है गाइस, ये जो री-रिकमेंडेशन है दैट ऑल्सो अगेन विल बी सीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फील्स कि ये री-रिकमेंडेशन एकदम अप्रोप्रिएट है, then that shall be forwarded. If yes, then that shall be forwarded to shareholders. Shareholders will pass ordinary resolution and reappointment and appointment हो जाएगा। मैम सेकेंड टाइम जो recommendation दिया ना, री recommendation, that is also not appropriate. That is also not appropriate. अगर ये appropriate नहीं है तो फिर जयराम जी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को कहेगा बस करो भैया, तुमसे ना हो पाएगा। In that case, if re-recommendations are not proper, board of directors themselves will give recommendation to shareholders. Once the recommendation nominations are given to shareholder, they will pass ordinary resolution and the auditor will be appointed. Everyone getting that? And also guys, एकदम extreme case, अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जैसे कि प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि कोई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट कम था, अगर ऐसी कोई चौट कंपनी है जहाँ पे बुजुर्ग है ही नहीं, जहाँ पे ऑडिट कमिटी है ही नहीं, इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गिव द रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर्स। सो ऑडिट कमिटी एग्जिस्ट? नो। इफ नो, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गिव ओन नॉमिनेशन टू शेयर होल्डर्स। एवरीवन getting that? So that is a manner and the procedures via which the auditor is selected and appointed by the company. So यहाँ पे था हमारा Constitution of Audit Committee and there you complete your manner of appointment. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड रोटेशन प्रोविजन को एक बार और रिकैप्चुलेट करके थोड़ा सा 6th AGM और 11th AGM के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज, अगर हमें कोई ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर्स फॉर रीअपॉइंटमेंट? अब पहले तो ये बात देखो, यहाँ पे है हमारा ऑडिटर, से फॉर एग्जाम्पल ही इज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट AGM, ही इज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट AGM। इसके बाद आपने मुझे क्या बोला कि मैम he can be appointed till the conclusion, reappointed till the conclusion of 6th AGM. Till the conclusion of 6th AGM, that is a whole span of 5 years. तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैम कैन वी पास अ ब्लैंकेट अप्रूवल, एक साथ एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट कर दें? एक साथ एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट कर दें? आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होता है समझिए। पहले AGM से हम लोग उनको नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट मतलब 2nd AGM। अब इस पर्सन को जिनको हमने अपॉइंट किया था एट फर्स्ट AGM, ही कैन बी रीअपॉइंटेड हियर प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस। ही कैन बी reappointed, he can be reappointed 3rd, he can be reappointed 4th, he can be reappointed 5th, he can be reappointed till 6th AGM. बट ये हर बार रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे वी विल बी चेकिंग फ्यू कंडीशन, दैट इज 3 कंडीशन। इफ दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड, अभी हम लोग डिसक्वालिफिकेशन पढ़ करके आए थे गाइस 141 में, डिसक्वालिफाइड, या फिर ये पर्सन ने सामने से अपनी अनविलिंगनेस जाहिर कर दी है, अनविलिंग, या फिर मेंबर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है। मतलब समझो हुआ क्या, हमने आशीष को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था एट फर्स्ट AGM, ठीक है। आशीष को पहला साल काम करते हुए देखा, अक्खा टाइम फ़ोन पे पड़ा रहता है लड़का, कुछ काम करता है नहीं, बिल्कुल चेकिंग में पूरी बैंड ऑर्केस्ट्रा बजा रखी है। अब आया देखते ही देखते 2nd AGM। आपको क्या लगता है, दिलो जहाँ से मैं तय करके रखा है कि भाई साहब आशीष को तो रीअपॉइंट नहीं करेंगे, किसी और को अपॉइंट कर लेंगे बट आशीष को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में कंपलसरी आशीष विल एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर 2nd ईयर? कंपलसरी नहीं ना। अरे कंपनी अपनी है, अपना सोचो, रखेंगे क्या इनको? नहीं रखेंगे। इन दैट केस वी विल नॉट रीअपॉइंट हिम, ठीक है। सो ये था पहला वाला।
सेकेंड, अगर आशीष भाई खुद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जैसे कि ही इज इंडेटेड, बहुत उधारी लेकर के रखी उन्होंने आगे पीछे ऊपर, अरे उधारी का तो बेड़ा पार है उनका, तो उधारी लेकर के रखी और देखते ही देखते हमारे कंपनी के पास से उधारी लेकर के रखी है। अगर इनकी उधारी बढ़ जाती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाएंगे। अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो क्या सेकेंड ईयर में अपॉइंटमेंट करेंगे, रीअपॉइंटमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरी, आशीष भाई ने सामने से, आशीष भाई की ये सीक्रेट बात है आपकी और मेरी, आशीष भाई की एक रूप सुंदरी गर्लफ्रेंड है, आशीष भाई अभी उनसे शादी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट ईयर अगर आशीष भाई चला करके मुझे बोल दे, मैडम हम तो यूके जा रहे हैं, अरे यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, मैडम हम तो शिफ्ट हो रहे हैं, हम ना रहेंगे मुंबई में, अगर वो खुद अपनी अनविलिंगनेस जाहिर कर दे, दिलो जहाँ से चाहते कि मैडम क्षमा कीजिए हम नहीं कर पाएंगे ऑडिट, तो क्या ज़बरदस्ती करवाएंगे नेक्स्ट ईयर ऑडिट? नहीं ना। सो दीज आर द 3 कंडीशन गाइज दैट every next year, every AGM, members will have to check before we reappoint the auditor. So reappointment कर सकते हैं बाकायदा ये 3 कंडीशन को चेक करके, डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, अनविलिंगनेस तो नहीं जाहिर की है, स्पेशल रिजोल्यूशन तो नहीं शेयर हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन तो नहीं पास हुआ है। ये कब देखेंगे? सेकेंड ईयर में भी देखेंगे, थर्ड ईयर में भी देखेंगे, फोर्थ AGM में देखेंगे, फिफ्थ AGM में देखेंगे, सिक्स्थ AGM आ चुका। ऐसे करते करते आशीष भाई से फॉर एग्जांपल रीअपॉइंट हो भी जाते हैं, रीअपॉइंटेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 5वां साल खत्म हुआ है 6th AGM में। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आशीष भाई को ये 3 कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे फिर से रीअपॉइंट करेंगे, हाँ या नहीं? 5 साल खत्म हो चुके हैं। अब आशीष भाई को क्या बोलेंगे, आशीष भाई ठंडा ले, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वेरी गुड कूलिंग पीरियड। क्या आ जाएगा? कूलिंग पीरियड। मैम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, ही इज नॉट अनविलिंग, वी हैव नॉट पास स्पेशल रिजोल्यूशन, फिर भी कंपल्सरी कूलिंग आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रोटेशन प्रोविजन, बिकॉज ऑफ रोटेशन प्रोविजन। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दैट? पक्का श्योर? अभी जो रोटेशन प्रोविजन है ना, इसमें एक ट्रांजिशन प्रोविजन आता है गाइस, क्योंकि 2013 वाले एक्ट में ये प्रोविजन नया नया सा आया था। बिफोर 2013 1956 वाले एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था। तो चलो अब हम आगे बढ़ करके पढ़ते हैं दैट रोटेशन प्रोविजन का ट्रांजिशन प्रोविजन। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है आशीष जी, अभी उन्हीं का एग्जाम्पल चल रहा है तो उन्हीं को ले लेते हैं। आशीष जी आज की तारीख में 55 साल के हो रखे हैं, देखो उम्र हो चली है उनकी। तो अब ये जो आशीष जी है वो सालों से एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कि है के लिमिटेड। सालों से बिरला व्हाइट पुट्टी चले जा रही है चले जा रही है, वैसे ही ऑडिटिंग चले जा रही है चले जा रही है। अब आता है अचानक से ईयर 2013 आने के बाद आशीष जी को कहता है कि सर आपने ऑलरेडी 10 साल ऑडिट कर लिया है ये कंपनी का, अब बस अब आप रोटेट किए जाओगे, अब आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड आएगा एंड आप ये कंपनी के साथ कोई रिश्ते नाते नहीं रखोगे। डोंट यू फील आशीष जी ने जितनी भी कंपनीज में ऑडिट ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मेनी ईयर्स इन मेंटेनिंग दिस रिलेशन। अब अचानक से हम इनको कहे कि सर रोटेशन प्रोविजन हैज़ टेकन प्लेस इन कंपनीज एक्ट, तो विल ही बी एबल टू लीव हिज प्रोफेशन? क्या अचानक से वो सारे के सारे क्लाइंट्स से रिमूव हो जाएंगे, हाथ जोड़ करके बोलेंगे जय राम जी की? सही नहीं लग रहा है ना। सो बिकॉज दिस इज अ न्यू एंट्री ऑफ द सेक्शन, हमने ऐसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा in order to comply with the provision of rotation you have 3 years. Means what? See for example, the auditor has already completed 5 years, individual auditor, okay, 5 years, and there comes a provision of rotation. तो कंपनीज एक्ट 2030 कहता है we will give you 3 years extra in order to comply with this provision. Ma'am, what if I have completed 4 years? फिर भी मैं आपको 3 साल ज़्यादा दूंगी, उसके बाद कूलिंग पीरियड में जाना होगा। मैम व्हाट इफ आई हैव कंप्लीटेड 3 years? फिर भी मैं आपको 3 years ज़्यादा दूंगी। अब आता है नेक्स्ट बात, 2 years। अब एग्जाम्पल चेंज, ये है हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नीलेश भाई साहब।
ये नीलेश भाई साहब ने के लिमिटेड का ऑडिट किया है और सिर्फ ऑडिट करते हुए 2 साल हुआ है। अब मुझे बताओ जेन्युइनली उनको कितना समय बाकी है टू कंप्लीट द टर्म? 3 साल। रोटेशन प्रोविजन का ट्रांजिशन के लिए भी हम लोग कितना दे रहे थे? 3 साल। तो उसको कितना समय और एडिशनल मिलेगा? 3 साल, 3 years एक्स्ट्रा। हैड इट बीन द केस, अगर नीलेश जी ने इस कंपनी में खाली 1 साल ऑडिट किया, अब आता है 2013। 2013 एक्ट कहता है कि सर रोटेशन प्रोविजन लागू हो जाएगा। रोटेशन प्रोविजन के ट्रांजिशन के नाम पे हम आपको देते हैं 3 साल। आपको क्या लगता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो बगावत करेंगे, कहेंगे कि सर अगर मैं आपके प्रोविजन के हिसाब से भी जाऊँ ना, फिर भी मुझे रिमेनिंग 4 साल मिलना चाहिए इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। रिमेनिंग 4 साल मिलना चाहिए इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। अगर मुझे 3 साल आप दे रहे हो एज अ ट्रांजिशन प्रोविजन, मैं तो लॉस में हूँ। तो तब से हमने एक फॉर्मूला बना दिया। हमने क्या बोला कि ट्रांजिशन प्रोविजन में 3 years और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म विच एवर इज हायर, इतना प्रोविजन मिलेगा, इतना साल मिलेगा। 1 साल। रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म कितना है? 4 साल। ट्रांजिशन के नाम पे कितना दे रहे थे? 3 साल। विच एवर इज हायर, बोलो कितना? 4 साल। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन? ये एक इंडिविजुअल का केस मैंने आपको सिखाया। अब फर्म का केस आप मुझे समझाओगे। मैं आपको एक आई एम गिविंग यू वन स्मॉल एग्जाम्पल, यू टेल मी क्या होना चाहिए। ओके हियर वी स्टार्ट। ये है एक फर्म ए बी सी एंड एसोसिएट्स। इट हैज ऑलरेडी ऑडिटेड 3 years और remaining period विच एवर इज हायर, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। टोटल लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट लिख देंगे टोटल, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ये फर्म ने केस नंबर 1 4 साल ऑडिट किया, 7 साल ऑडिट किया, 5 साल ऑडिट किया, 3 साल ऑडिट किया, या फिर 8 साल ऑडिट किया, ठीक है। अब मुझे बताओ इनको ट्रांजिशन प्रोविजन के नाम पे 2013 हैज़ नॉक द डोर, कितना समय एक्स्ट्रा मिलेगा टू कंप्लीट द टर्म? कब इनको जाना पड़ेगा कूलिंग पीरियड में? बताइए। 4 साल ऑडिट कर लिया, 3 years और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म। ये तो फर्म है, फर्म को कितना मिलता है? 2 terms of 5 years, तो कुल मिला करके 10 साल मिलता है। इनका 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है? 6, विच एवर इज हायर। ऑडिटर फर्म क्या बगावत करेगा? अरे सर अगर मैं आपके प्रोविजन के हिसाब से भी काम करता ना, फिर भी मुझे 6 साल मिलना चाहिए था। सो टोटली कितना मिल गया इनको? 10 साल, 10 years। नेक्स्ट 7 साल, 3 years और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म 3 years, विच एवर इज हायर 3 years। टोटल कितना हो गया? 10 साल। इसका मॉरल भी हम लोग कंक्लूजन भी निकालेंगे, गौर से देखिएगा। 5 साल हो चुका है, 3 years और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म 5 years, विच एवर इज हायर 5 years। टोटल कितना हो गया? 5, 5, 10 years। 8 साल हो चुका है। ये फर्म ने कोई कंपनी का ऑलरेडी ऑडिट 8 साल कर लिया है। ट्रांजेक्शन के नाम पे कितना दे रहे थे? ट्रांजेक्शन के नाम पे कितना दे रहे थे? 3 साल और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म 10 साल में से फर्म ने 8 साल ऑडिट कर दिया है। कितना बचा? रिमेनिंग पीरियड कितना है? 10 में से 8 हो चुका, रिमेनिंग 2 साल, विच एवर इज हायर 3। अब टोटल कितना हुआ? 8 + 3 11 years। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी ट्रांजिशन प्रोविजन अप्लाई होगा
every individual, every firm will get at least the period of the term. कम से कम इतना तो मिलेगा ही, ज़्यादा मिलेगा बट कम नहीं. अरे खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, ज़्यादा मिलेगा बट कम नहीं. तो हमेशा ध्यान रखें 3 years और रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म विच एवर इज हायर, ये आपको मिलेगा एज ट्रांजिशन पीरियड. इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका है, बट मॉड्यूल्स में इसके सम्स दे करके रखे, इसका पूरा टेबल और चार्ट दे करके रखा है. बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है. एवरीवन गेटिंग दैट? चल अब आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी प्रोविजंस हैव बी कंप्लीटेड. चलो ओवरव्यू के साथ साथ रिकैप्चुलेशन करते हैं. We started with section number 139. We completed appointment of auditor, first auditor, subsequent auditor for government company, other than government company. So यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया 139, 1, 5, 6, 7. फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया 139, 2, 3, 4 एंड कुछ रूल्स देखे हम लोगों ने. दीज वर रोटेशन प्रोविजन. फिर हम लोगों ने देखा 139, 9 एंड 10, जहाँ पे मैंने आपको वो कंडीशन सिखाई थी ऑफ रीअपॉइंटमेंट. अगर रीअपॉइंटमेंट में रिमूवल नहीं हो रहा है तो इट विल बी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. सो दिस इज डन. यहाँ पे ऑल्सो हम लोगों ने इसके साथ साथ मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट भी देखा, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशन प्रोविजन भी देखा, ट्रांजिशन प्रोविजन. अब आता है 139 का लास्ट सेक्शन, लास्ट सब सेक्शन, दैट इज 139 सब सेक्शन 8. talks about casual vacancy. क्या बात करता है? Casual vacancy. अब ये casual vacancy क्या है guys, समझिए. When we talk about casual vacancy, it is a vacancy before the expiry of the period. मतलब क्या? आज हमने एक AGM में मिस्टर आशीष को अपॉइंट किया है. उसका टर्म कितना रहेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM. एक AGM से एक AGM तक टर्म रहेगा. नेक्स्ट AGM. बट कोई मुख्य कारणवश अगर आशीष, यूँ तो हमें कभी छोड़ करके जाएगा नहीं, बट अगर आशीष हमें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म वेकेट्स द ऑफिस, if he vacates the office, such vacation will be regarded as casual vacancy. So what is casual vacancy? Vacation of office before expiry of term. Vacation of office before expiry of the term. But मैम ये क्यों होगा? हम तो आशीष को कितना अच्छे से रख रहे थे, आशीष हमारे ऑफिस में कितना अच्छे से रह रहा था, क्यों होगा कैजुअल वैकेंसी? इट कैन बी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. बस ट्रेन और लड़की नहीं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. रेजिग्नेशन. जैसे मैंने आपको कहा था कि आशीष यूके शिफ्ट हो रहा है, रेजिग्नेशन. या फिर आशीष इज डिसक्वालिफाइड, या फिर ये तो बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, मृत्यु. ठीक है. सो द लास्ट इज डेथ. सो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, डेथ, डिसक्वालिफिकेशन एंड रेजिग्नेशन, द ऑडिटर कैन वेकेट द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. Such a vacation will be regarded as casual vacancy. Will be regarded as casual vacancy. अब एक चीज समझो. इतना समझने के बाद एक केस स्टडी में समझाती हूँ, आंसर आप ही मुझे देना, ठीक है. हमने आशीष को अब तक अपॉइंट नहीं किया, AGM में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, बट वी प्रपोज्ड कि आशीष भाई इस AGM में हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं. मतलब हम लोग हैं यहाँ पे. हम गए आशीष भाई के पास. आशीष भाई ने कहा कि मैम आई एम सो सॉरी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सीलिंग लिमिट ऑफ 20. मेरे पास ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट है, एंड बिकॉज ऑफ डिसक्वालिफिकेशन सबसेक्शन आई कैन नॉट टेक न्यू अपॉइंटमेंट्स. तो आशीष ने ये अपॉइंटमेंट लेने से मना कर दिया. क्वेश्चन ये उठता है, विल दिस सिचुएशन गिव राइज टू कैजुअल वैकेंसी? नॉन एक्सेप्टेंस of engagement
विल दैट लीड टू कैजुअल वेकेंसी? सोच करके बताओ। हाँ, नहीं गाइस, कैजुअल वैकेंसी हमेशा अपॉइंटेड ऑडिटर का होता है। यहाँ पे आशीष भाई को हम लोगों ने अपॉइंट किया था क्या? नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट अपॉइंटेड हिम, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। भाई कैजुअल वैकेंसी की सवाल ही कहाँ आता है? एवरीवन रिकॉग्नाइजिंग दिस? सो वैकेंसी तीन ही कारणवश हो सकता है। इट इज RDD, रेजिग्नेशन, डेथ एंड डिस्क्वालिफिकेशन। गॉट इट? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट विल नेवर बी रिगार्डेड एज कैजुअल वैकेंसी। अब चलो, चाहो ना चाहो वैकेंसी तो हो गई। हु कैन फिल दिस वैकेंसी? टेल मी, हु कैन fill this vacancy? This vacancy will be filled by, अरे बच्चों आप पूछो तो सही कि मैम कंपनी कौन सी है। याद आ रहा है? मैंने आपको पहले समझा करके रखा है, जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी वहां वहां कैग। तो अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैम कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर अंदर। मैम इफ ही फेल्स, बिकॉज कैग तो बहुत बिजी है। इफ ही फेल्स, इन केस ऑफ फेलियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट, जहां जहां BOD वहां वहां 30D। Everyone getting that? Other than government company, all this is अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब वहां पे कैग का तो रोल आता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पेड अप शेयर कैपिटल है ही नहीं। अब जो करना है वो हमें करना है और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना। सो इन दैट केस BOD विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन, जहां जहां BOD वहां वहां सेम चीज अप्लाइज, 30D। एवरीवन गेटिंग दिस? पक्का श्योर? बट देखो एक दुविधा है, एक दुविधा है बच्चों। ये जो कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, दैट कैजुअल वैकेंसी कैन बी बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, मैंने ऊपर से कहा RDD, रेजिग्नेशन, डेथ एंड डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, डेथ एंड डिसक्वालिफिकेशन। अब रुको, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू द नेक्स्ट प्रोविजन, आई वॉन्ट टू नो, आप लोगों में से कितने जनों ने वो हिचकी मूवी देखी है, रानी मुखर्जी वाली? नहीं देखी? थोड़ी सी क्लिपिंग देखनी है? ठीक है, यहाँ पे जा करके पहले ये मूवी का एक छोटा सा क्लिपिंग देख करके आओ, जहाँ पे बच्चे रानी मुखर्जी को बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी कभार बोर्ड के चौक में कोई फटाके रख रहे हैं, कभी कभार कोई डस्टबिन में फटाके फूट रहे हैं, कभी चेयर टूट रही है तो कभी कुछ और। ये देख लो। अब मुझे बताओ, अगर मैनेजमेंट बेचारे आशीष भाई के साथ ऐसा करे, अरे चेयर तोड़ने का नहीं, उनके साथ कोई डेटा शेयर ना करे, इंफॉर्मेशन ना दे, उनके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करे, अब हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे? ऑडिटर हमें छोड़ करके चला जाएगा। अब इन दैट केस मैनेजमेंट ने अगर हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट किया, मैनेजमेंट ने हमारे इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जो हमने मांगे थे, ऑडिटर ने मांगे थे, नहीं मिले, उनके पास एक ही रामबाण हथियार, वो हमको छोड़ करके चला जाएगा। अब ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनीज एक्ट बोलता है BOD, जिन्होंने उनको निकाला उन्हीं को बोल दिया BOD, आप नए ऑडिटर को लेकर के आओ। अब आप मुझे बताओ, एक लल्लू पंजू ऑडिटर को लेकर के आएंगे या अच्छे ऑडिटर को लेकर के आएंगे? ऑब्वियसली लल्लू पंजू ऑडिटर को लेकर के आएंगे, क्योंकि उन्हीं ने आशीष भाई को निकाला था, इतने होनहार एम्प्लॉय को निकाल, इन्हें होनहार ऑडिटर को निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं वेट, इफ एट ऑल द कैजुअल वेकेंसी
इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भले फिल करे ऑडिटर की वैकेंसी विद इन 30 days, बट यहाँ पे कंपल्सरी अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम मेंबर्स विद इन 3 months, विद इन 3 months ऑफ सच अपॉइंटमेंट। क्योंकि हो सकता है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को निकाला हो, इनके स्कोप रेस्ट्रिक्ट किए हो और वो बेचारा छोड़ करके चला गया हो, जिनके कारणवश ये हमें छोड़ करके जा रहा है, उन्हीं को बोल दे कि भाई आप अपॉइंट कर लो, तो सही नहीं लग रहा है, इंडिपेंडेंस हिंडर हो सकता है। सो ओनली इन केस ऑफ रेजिग्नेशन हम लोग कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल द वैकेंसी विद इन 30 days एंड सच अ वैकेंसी विल बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स विद इन 3 months। मैम व्हाट अबाउट डेथ एंड डिस्क्वालिफिकेशन? यहाँ पे द प्रोविजन रिमेन्स सेम, यहाँ पे कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बीओडी विद इन 30 days। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? चलो एक बार 139(8) पढ़ लेते हैं। या सो देयर यू गो, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है वेकेशन ऑफ ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट डज नॉट अमाउंट टू कैजुअल वैकेंसी। Reasons is R, D, D. Who will fill this? For other than government company, board of directors within 30 days. In case of resignation, appointment will be approved by members within 3 months. In case of government company, it will be filled by CAG, and in case of failure, board of directors will fill such vacancy within next 30 days. Everyone understanding this? Sure. यहाँ पे गाइज आपका सेक्शन नंबर 139(8) भी खत्म होता है। सो इन टोटालिटी व्हाट हैव वी कंप्लीटेड? वी हैव कंप्लीटेड 141, 144 एंड 139। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 140 दैट टॉक्स अबाउट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स पढ़ने हैं, कुछ टाइम लिमिट्स पढ़नी है, वो आगे बढ़ाएंगे। चलिए रिमूवल के प्रोविजन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, रिमूवल क्यों होने वाला है, ये समझते हैं। सेक्शन नंबर 114 टॉक्स अबाउट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। रिमूवल गाइस 3 सर्कमस्टांसेस है जिसमें ऑडिटर का रिमूवल हो सकता है। First, if the removal is initiated by BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं कि यार ये ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाए। दूसरा आता है रिमूवल इनिशिएटेड बाय मेंबर्स, और तीसरा आता है रिमूवल इनिशिएटेड बाय एनीवन बट फाइनल ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी। तो रिमूवल के गाइस 3 सर्कमस्टांसेस हैं, इनिशिएटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, initiated by members, initiated by anyone, but final resolution, final order passed by NCLT। तो चलो किताब में चले। Initiated by board of directors, initiated by members, and last initiated either सीओ मोटो हो सकता है, कोई एप्लीकेशन दे सकता है, बट फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय एनसीएलटी। फिलहाल के लिए ये सर्कमस्टेंस देखते हैं। इफ एट ऑल द रिमूवल इज इनिशिएटेड बाय बोर्ड, पहले तो समझो कि क्यों हो सकता है रिमूवल इनिशिएटेड बाय बोर्ड। व्हाई विल बोर्ड फील कि मैम ये ऑडिटर को रिमूव किया जाए? सर्कमस्टेंस नंबर 1, इफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी सीम्स, ऑडिट कमेटी को ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस ना स्टेक पे है, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑडिट कमेटी हमारे घर की बुजुर्ग, ये जो कमेटी है इट इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हो सकता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम है, ऑडिट कमेटी की जो टीम है, उनको लग रहा है द क्वालिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नाउ दे फील लाइक ओके ये ऑडिटर को हमें रिमूव कर देना चाहिए। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा गाइस? बिकॉज इट इज रिमूवल इनिशिएटेड बाय बोर्ड, स्टेप नंबर 1 will be obviously board resolution in board meeting,
इन बोर्ड मीटिंग। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे विल मीट टुगेदर, दे विल रिजॉल्व कि ये जो ऑडिटर है इनका हमको काम नहीं जम रहा है एंड वी वांट टू प्रोसीड अहेड विथ रिमूवल। बट बच्चों आपको वो याद है, मैंने कैजुअल वैकेंसी में वो हिचकी मूवी वाला एग्जांपल दिया था जहां पे आशीष को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत परेशान किया था, याद आया? अब ये बेचारा हमारा सीधा साधा भोला भाला मासूम सा आशीष, अगर आशीष को जानबूझ करके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान कर रहे हैं, रिमूवल के लिए परेशान कर रहे हैं या फिर उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आशीष भाई हमारे कहे मुताबिक काम करो वरना शक्ल मत दिखाइयो, निकल जाओ यहाँ से, अगर ऐसी स्टफ हो रही है तो बहुत ऑडिटर के साथ गलत हो रहा है ना, ऑडिटर के साथ गलत हो रहा है। सो हम लोग स्टेप नंबर 2, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही इज अ पर्सन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये एक बंदा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किसी के कहे मुताबिक उसको निकालना ये उनकी इंडिपेंडेंस पे भी डाउट आएगा। तो स्टेप नंबर 2 सेज कि ठीक है डायरेक्ट बोर्ड रेजोल्यूशन से हम लोग ऑडिटर को रिमूव नहीं करेंगे, हम लोग बोर्ड को बोलेंगे वंस द रेजोल्यूशन इज पास्ड विद इन 30 डेज, बिकॉज जहां जहां बीओडी वहां वहां 30D बोलता है, जहां जहां बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर यू नीड टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर, अभी हम कोई ईमेल तो लिख नहीं सकते, चिट्ठी पत्रिका तो लिख नहीं सकते, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जहां पे बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा अबाउट द रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज डन अंडर फॉर्म नंबर ADT2, ये जो दिख रहा है फॉर्म, यस दिस फॉर्म इज ADT2, वहां पे बोर्ड बाकायदा रीजंस देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आशीष ने ऐसा गलत काम किया था, आशीष हमारे अकाउंटेंट मैडम के साथ मिलकर के फ्रॉड कर रहा था। नाउ ये सारी चीजें हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इवैल्यूएट द रीजंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगे कि हाँ 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 ये आशीष भाई को रख करके कुछ सही काम नहीं हो रहा, गलत काम कर दिया इनको ऑडिटर को रख करके, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि रिमूवल कर दिया जाए। दो चीजें आ सकती है गाइस, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है यस गो अहेड विद द रिमूवल, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है नो, ये सीधा साधा मासूम सा ऑडिटर रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है नो, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई स्टेप नहीं ले सकता, वी विल हैव टू स्टॉप देन एंड देयर, इतना समझाए पक्का? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि यस रिमूवल शुड बी डन, सो जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का यस एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्ड आया है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डेज हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप 3, हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाएंगे। मैम क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? बिकॉज जो पर्सन अपॉइंट करता है वही पर्सन रिमूव करता है। अगर गाइज हमने आपको कोई नौकरी पे रखा है, अगर हमने आपको नौकरी पे रखा है तो आपको निकालने का अधिकार भी हमें ही होना चाहिए, बाजू वाले ऑफिस का इंसान आकर के आपको बोले निकल जाओ यहाँ से, आप जाओगे क्या? नहीं ना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया था मेंबर्स ने, सो हु डू यू फील शुड हैव द अथॉरिटी टू रिमूव द ऑडिटर? ऑब्वियसली वेरी अप्रोप्रिएट मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो मेंबर्स ही रिमूव करेगा। तो अब मेंबर्स से फाइनल रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है विद इन 60 डेज। बट अभी जो आशीष के खिलाफ रिमूवल के प्रोसीजर्स चल रहे हैं उनको भी तो थोड़ा बहुत मौका देंगे अपनी सफाई पेश करने का, ये आएगा स्टेप नंबर 4। बेसिकली स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 विल गो हैंड इन हैंड। आशीष को भी इन्फॉर्म किया जाएगा द ऑडिटर अगेंस्ट whom the removal procedures are initiated, he will be well informed कि सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं उसमें आपको रिमूव कर दिया जाएगा, अगर आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है तो बता दीजिए। सो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दिस विल बी गिवन टू द ऑडिटर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू ऑडिटर, ये उनको बोलने का मौका दिया गया। बट अभी ना
हमारे आशीष भाई साहब भावुक बहुत है। जब भी बोलते हैं तो बोलने का कंट्रोल नहीं रहता, लिमिट्स ही नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जाते हैं। अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया and the auditor has abused the responsibility of being heard. What is the meaning of the word abused? Abused का मतलब होता है misutilized. In case you have spoken any unsubstantiated grounds, baseless things, unsubstantiated grounds, या फिर the auditor has spoken derogatory statement, defamatory statement बोले हैं, at that point of time this opportunity can be withdrawn. माइक छीन लो भाई के पास से, समझे है? माइक छीनने के बाद क्या होगा? दिस राइट विल बी विड्रॉन, ये राइट उनसे छीन ली जाएगी। अब क्या होगा? मेंबर्स को बोला था आपने अपॉइंटमेंट किया है तो आप ही रिमूवल कर दीजिए। अब मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर्स विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद द ऑडिटर विल बी रिमूव्ड। मैम, क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई रिमूवल बीइंग द स्पेशल मैटर? व्हाई और रिमूवल के लिए हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं? ऑल इन ऑल गाइस, इतना समझ लीजिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एवरी टाइम मेंबर जब भी जनरल मीटिंग में मीटिंग करते हैं, एजेंडा इज नॉट वेरी कॉमन कि चलो आज मीटिंग कर लेते हैं, ऑडिटर को रिमूव कर लेते हैं। इट इज नॉट अ जनरल एजेंडा गाइस। हमेशा ध्यान रखिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज अ स्पेशल मैटर, and hence whenever we talk about removal there always should be special resolution. याद कैसे रखेंगे? अपॉइंटमेंट करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिमूवल करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। रिपीट, अपॉइंटमेंट करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिमूवल करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। सो पहला केस क्लियर है गाइस? वेरी गुड। सो दिस वाज द फर्स्ट वेरी केस जहां पे वी सेड द रिमूवल इज इनिशिएटेड बाय बोर्ड। ऑन द सेकंड हैंड, द सेकंड केस हो सकता है द रिमूवल इज डन ऑन द इनिशिएशन ऑफ मेंबर्स। हम इतने सारे जन हैं, आप, मैं, ये लोग, हम इतने सारे जन हैं, इतने सारे जनों में से ये जो लोग हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर को रिमूवल करना चाहिए। आपको, मुझे, ये सारे जो लोग हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? दिस पीपल विल राइट अ स्पेशल नोटिस, विल राइट अ स्पेशल नोटिस टू whom? टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टू whom? टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। कौन लिखेंगे? ये मेंबर्स विल राइट द स्पेशल नोटिस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्पेशल नोटिस में क्या लिखा होगा? स्पेशल नोटिस में लिखा होगा कि वी वांट इन दिस पर्टिकुलर एनुअल जनरल मीटिंग वी वांट टू अपॉइंट एनी अनदर ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। क्योंकि एक ऑडिटर एजीएम टू एजीएम काम करता है, एजीएम टू एजीएम अपॉइंटेड रहता है। तो ये जो मेंबर्स है जिनको इस AGM में they are proposing to appoint any another auditor, they will write a special notice to board of directors. Once board of directors has received that special notice, board of directors will give notice to all other members. जैसे कि आपको और मुझे तो अब तक पता ही नहीं था। Will give the notice, ये जो AGM है, इस AGM के नोटिस के साथ साथ एजेंडा देंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि इस ऑडिटर के जगह पे कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो स्पेशल नोटिस मिला है उसको सर्कुलेट करेगा। ऑल्सो दिस स्पेशल नोटिस विल बी गिवन बाय द बोर्ड टू ऑडिटर ऑफ द कंपनी। टू, अभी बोर्ड क्या करेगा? मेंबर्स को भी सर्कुलेट करेगा स्पेशल नोटिस, और बोर्ड क्या करेगा? ये स्पेशल नोटिस ऑडिटर को भी देगा। तो यहाँ पे है वो लोग जो रिमूवल करना चाहते हैं, यहाँ पे है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको स्पेशल नोटिस मिलने वाला है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा स्पेशल नोटिस, एज वेल एज ऑडिटर को भी देगा स्पेशल नोटिस कि सर इस एनुअल जनरल मीटिंग में आपको शायद रिमूव कर दिया जाए, इस एनुअल जनरल मीटिंग में आपको रिमूव कर दिया जाए, आपके जगह पे दूसरे ऑडिटर को रखा जाए। अगर आपको कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है तो दे दीजिए। क्या करेंगे? ये जो भाई साहब है हमारे ऑडिटर, इस भाई साहब को कहेंगे कि सर अगर आपको कोई रिटर्न एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कर लीजिए। ये भाई साहब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर टाइमली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे सके तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फिर से सर्कुलेट करेगा टू ऑल द मेंबर्स। मैम, अगर बहुत ही लेट मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अनलेस इट इज रिसीव लेट यू हैव टू सर्कुलेट। अगर बहुत लेट रिसीव हुआ इनका रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे ऑडिटर भाई साहब का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन,
तो इसे सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? एकदम श्योर? 100% यस? ओके मैम, हो सकता है कि ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारे ऑडिटर भाई साहब ने दिया हो, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड लेंथ, बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, हो सकता है बहुत ही लंबा चौड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो क्या करेंगे? इन दैट वेरी केस ये लंबे चौड़े रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, ये लंबे चौड़े रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा सर्कमस्टेंस, अगर इस रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ अनसब्सटैंशिएटेड, कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हुए हैं, कुछ अनसब्सटैंशिएटेड, कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हुए हैं, फिर भी हमारा मैनेजमेंट इसे सर्कुलेट करने के लिए लायबल नहीं। मैम व्हाट इज अनसब्सटैंशिएटेड? बेसलेस थिंग्स। मैम व्हाट इज डेरोगेटरी? सम काइंड ऑफ रिमार्क्स व्हिच आर डिफेमेटरी इन नेचर। तो अगर ये भाई साहब ने टाइमली बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, सर्कुलेट नहीं करेंगे। अगर ये भाई साहब ने रीजनेबल लेंथ से एक्सीड करता हुआ रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं करेंगे। अगर ये भाई साहब का रिप्रेजेंटेशन इज कंटेनिंग सम अनसब्सटैंशिएटेड ग्राउंड्स या फिर सम डेरोगेटरी रिमार्क्स, फिर भी इसे सर्कुलेट नहीं करेंगे। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? पक्का? 100% यस? सो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रीच आउट टू एनसीएलटी। एनसीएलटी विल लुक एट द रिप्रेजेंटेशन। एनसीएलटी क्या करेगा? रिप्रेजेंटेशन को देखेगा। बोर्ड कहेगा कि रिस्पेक्टेड, बोर्ड जाएगा एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ये जो रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ने दिया है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने दिया है ना, ये सही नहीं दिया है। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड कि हाँ हाँ बोर्ड इसमें कुछ भी लिखा है, आप इसे सर्कुलेट ना कीजिए, तो आपको इसे सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट भी नहीं होगा मेंबर्स के लिए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन रीड आउट भी नहीं किया जाएगा एट एनुअल जनरल मीटिंग। इतना समझ में आया? पक्का? सो स्टेप नंबर 1, members giving special notice to board circulating this special notice to members as well as auditor giving return representation if at all it is appropriate, circulate to other members, all the members. If at all it is received too late, reasonable length से exceed हो रहा है, derogatory remarks है, board will approach NCLT। इन लोगों ने तो कुछ भी लिख करके दिया। NCLT is satisfied कि yeah, he has written anything not to circulate this. If NCLT is satisfied that yes, we are not required to circulate this representation, you are not required to circulate it, neither ये read out होगा at annual general meeting। इतना समझा? पक्का? अब आया है द डी डे। व्हाट इज द डी डे? द डी डे सेज कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में ये रीड आउट नहीं हो रहा है, तो क्या एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे उन्हें ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दिया जाएगा? ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो विदाउट एनी प्रेजुडाइजिंग इफेक्ट ऑफ ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड वेदर टू सर्कुलेट दिस रिप्रेजेंटेशन और नॉट। रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं हुआ बट ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी गई, उसके बाद फाइनली हम सब लोग मिलकर के, आप, मैं, ये सारे मेंबर्स सब लोग मिल करके कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? बड़े बड़े अक्षरों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। कितना क्लियर है? पक्का? एकदम सॉर्टेड। सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद इस ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा, इस ऑडिटर की जगह पे किसी और को अपॉइंट कर देंगे। क्लियर? एकदम श्योर? सॉर्टेड चलाए? 100% यस? चल एक बार किताब में जाकर के पढ़ लेते हैं इसको। सो दो प्रकार के हमारे इनिशिएशन हो चुके हैं रिमूवल के। इनिशिएशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इनिशिएशन बाय मेंबर्स। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, मेंबर्स अगर चाहता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहता है कि एजीएम या ईजीएम में बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑडिटर को रिमूव किया जाए, तो वो लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे इनफॉर्म एडीटी टू विद इन 30 डेज। अप्रूवल आने के 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एंड ऑडिटर को दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। 140 सबसेक्शन 4 यहाँ पे हम लोग कहते हैं द मेंबर्स इनिशिएटिंग द रिमूवल शैल गिव द स्पेशल नोटिस फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एट एजीएम।
दिस इज इनिशिएशन बाय मेंबर्स। रिटायरिंग ऑडिटर को भी हम लोग ये बोलेंगे दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। एसएन का मतलब होता है स्पेशल नोटिस, नोटिस दिया जाएगा। रिटायरिंग ऑडिटर shall give representation unless it is received too late or it exceeds reasonable length. The management, the board of directors is required to circulate this. अगर ये रिप्रेजेंटेशन अनसब्सटैंशिएटेड है, डेरोगेटरी रिमार्क्स है, मैनेजमेंट को लगता है कि दिस इज अननेसेसरी टू गेन अटेंशन, अननेसेसरी टू सॉलिसिट द क्लाइंट्स, अगर ऐसा सब है तो आपको रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं करना है। इन दैट केस एनसीएलटी को हम अप्रोच करेंगे। इफ एनसीएलटी इज सैटिस्फाइड दैट यस राइट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अब्यूज्ड, आप इसे सर्कुलेट भी नहीं करेंगे, रीड आउट भी नहीं करेंगे। बट या मैम, विल दिस टेक अवे ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? नो, oral opportunity of being heard will not be taken away. If the company is not circulating this, it shall file this with ROC. And finally, यहाँ पे आप लिख दीजिए special resolution will be passed by members. Everyone understanding this? पक्का श्योर? 100%? So यहाँ पे रिमूवल के दोनों ही टाइप्स हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं रिमूवल फाइनली डन बाय ट्राइब्यूनल। सो रिमूवल का ये लास्ट केस है, तो चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं फिर किताब में चलते। ये है एक क्वाजी कोर्ट, एक ऐसा कोर्ट जैसा कुछ तो स्वरूप। ये एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आया है। मैम किसने दिया? एप्लीकेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एप्लीकेशन कैन बी गिवन बाय एनी अदर मेंबर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी को या फिर एनी अदर मेंबर्स अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी, या फिर एनसीएलटी को खुद से सीओ मोटो अगर लग गया कि द ऑडिटर ऑफ कंपनी हैज अबेटेड और कोल्यूडेड इन फ्रॉड। ये जो इंसान दिख रहा है ये है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, शक्ल से फ्रॉड। ये ऑडिटर ने अगर फ्रॉड किया है, फ्रॉड छिपाने की कोशिश की है या मेल मिलाप करके फ्रॉड किया है, ऐसा किसको लग रहा है? एनसीएलटी को। या फिर इन लोगों ने एप्लीकेशन देकर के एनसीएलटी को बोला कि एनसीएलटी यार ये ऑडिटर बहुत फ्रॉड कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति हुई है देन एनसीएलटी विल लुक इनटू द मैटर। If NCLT is satisfied that yes, he is the fraudulent person, then NCLT will give the directions to the company for removal of the auditor. अब ऐसे करके ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा, ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा। इतना समझता है? पक्का? अब थोड़ा सा आगे। मैम, what if central government तो is a big authority. What if central government has given the application to NCLT? तो क्या करेंगे? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा टाइम होगा क्या? एक तो वो एप्लीकेशन करेगा, फिर वेट करेगा, देखेगा कि एनसीएलटी क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह, नहीं। सो यहाँ पे लॉ क्या कहता है? रिस्पेक्टेड एनसीएलटी, इफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यू नीड टू पास ऑर्डर विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज, कितने दिनों के अंदर अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। इतना समझता है? पक्का? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बिग अथॉरिटी गाइस। मैम व्हाट अबाउट अदर्स? अगर अदर्स ने एप्लीकेशन दिया तो यहाँ पे कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट पास नहीं की गई। मैम अगर ऑडिटर फ्रॉड के कारण रिमूव हो जाता है तो क्या उसको फिर से हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे ऐसे फ्रॉडुलेंट ऑडिटर को आप आपकी कंपनी में ऑडिटर का रोल देंगे? नहीं देंगे ना। एनसीएलटी भी यही कहता है। एनसीएलटी कहता है इफ एट ऑल द पर्सन हैज अबेटेड और कोल्यूडेड इन फ्रॉड, such a person will not be appointed or reappointed for a span of 5 years as an auditor in any company. हमारे कंपनी से तो जाएगा ही जाएगा, दूसरी कोई कंपनी में नेक्स्ट 5 साल तक ना अपॉइंट ना रीअपॉइंट हो पाएगा। इतना समझता है? पक्का? सो रिकैप्चुलेट करो, कहां से स्टार्ट किया था? एनसीएलटी सीओ मोटो या फिर एनसीएलटी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एनी अदर मेंबर्स। If NCLT is satisfied that the auditor has acted or abated, colluded in fraud, shall pass a resolution for the removal, shall direct the company to remove the auditor. इतना समझा? If the order is received from central government, the order shall be passed within 15 days. इतना clear? Such auditor will not be allowed to be appointed or reappointed as an auditor in any company for a span of 5 years. अब आता है next point. If the application is received from central government,
तो यहाँ पे पूरी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही निभा देगी। यहाँ पे पूरी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही निभा देगी। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द न्यू ऑडिटर इन हिज प्लेस। इनके जाने के जगह पे जो दूसरा बंदा लाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेकर के आएगी। इतना समझा? जो ऑडिटर जा रहा है, जो ऑडिटर जा रहा है उस ऑडिटर को 447 की पेनल्टी भी लगेगी। व्हाट इज 447? पेनल्टी अंडर 447 इज अ पेनल्टी फॉर फ्रॉड, इज अ पेनल्टी फॉर फ्रॉड। एवरीवन गेटिंग दैट? किताब में चले, इतना क्लियर है? चले। सो ट्राइब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट, सीओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर्स, if NCLT is satisfied that the auditor of the company has acted in a fraudulent manner, has abated or colluded. Abated का मतलब होता है दबाना, चीजों को उठने ना देना। colluded का मतलब होता है मिल करके फ्रॉड करना। In fraud, then it will direct the company to change its auditor. Who? NCLT will direct the company to change its auditor. Such auditor cannot be appointed as an auditor for any company for a span of 5 years. If application is received from CG, then the resolution will be passed within 15 days. अगर CG ने पास किया है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर, तो CG itself will appoint the new auditor. The firm will be liable for the penalty under 447. So ये तीन थे circumstances for removal. Everyone getting that? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं for resignation. अब हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है या रिजाइन किया जा रहा है। रिमूव का मतलब होता है जानबूझ करके धक्के मार करके निकालना। रिजाइन का मतलब होता है ऑडिटर खुद चला करके जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिग्नेशन, अब ये रेजिग्नेशन का क्या मतलब होता है? सी फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे ऑडिटर भाई साहब है, ये है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ऑडिटर। ये ऑडिटर की वाइफ है, ये देखो कितनी सुंदर है। ये मैडम जितनी सुंदर है उतनी इंटेलिजेंट भी है। ये मैडम की जॉब लग जाती है कोई दूसरे स्टेट में। मैम करंटली कहाँ है ये मैडम? ये पूरा परिवार है करंटली मुंबई में। अब मैडम की जॉब लग जाती है समवेयर इन दिल्ली, समवेयर इन दिल्ली। तो मैडम ने सर से कहा कि सर, ए जी सुनते हो, हमारी तो जॉब लग गई है दिल्ली में, अब हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सो गुड, ये सो गुड। अपनी वाइफ की करियर में सपोर्ट करने के लिए भाई साहब ने कहा कि आप अकेले ना जाइए दिल्ली शिफ्ट होकर, हम पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाते, हम पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। तो डोंट यू फील यहाँ मुंबई के जो कमिटमेंट्स हमारे ऑडिटर भाई साहब ने जो लिए हैं, वहां से उनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा? आंसर इज यस। सो इन दैट वेरी सर्कमस्टांस हम लोग क्या कहते हैं? इन दैट वेरी सर्कमस्टांस हम लोग कहते हैं दिस ऑडिटर विल रिजाइन फ्रॉम द कंपनीज। बट ये रिजाइन करने का प्रोसीजर क्या होगा? कंपनी में जाकर के ऐसा बोलेगा क्या कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ? नहीं गाइस, बिकॉज वी वर अपॉइंटेड, company filed ADT 1 with ROC. Now, when the auditor is vacating the office, वो जब resign करके जा रहा है, in that particular scenario also, auditor को क्या करना पड़ेगा? एक particular form file करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख करके देना रीजंस, रेजिग्नेशन करना जरूरी होगा। सो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी? टू फाइल फॉर्म ADT3। क्या फाइल करेंगे? फॉर्म नंबर ADT3 फाइल करेंगे। किसके पास फाइल करेंगे? दो प्रकार की कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी, एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये भाई साहब ADT3 फाइल करेंगे विथ कंपनी, विथ ROC, with Comptroller and Auditor General of India if the company is a government company. कितने कितने जाए? कंपनी, ROC, Comptroller, CAG, Comptroller and Auditor General of India, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो ये ADT3 will be filed with company and ROC only. इतना समझा? पक्का? फेलिंग विच सर घाई घाई में दिल्ली शिफ्ट होने के चक्कर में घाई घाई में भूल गए कि ADT3 फाइल करना था, तो क्या पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल पेनल्टी लगेगी। मैम कितनी पेनल्टी लगनी है? समझिए, पेनल्टी लगनी है, लिख करके बताते हैं, पहले किताब में चलते हैं। रेजिग्नेशन, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन ADT3 फाइल करना है। 3 विद इन 30। किसके पास फाइल करेंगे? ROC कंपनी इफ इट ऑल इट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ROC कंपनी CAG इफ इट ऑल इट इज अ
गवर्नमेंट कंपनी. इफ वी फेल टू फाइल, देन पेनल्टी लगनी है 50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लेस, विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज. यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, पहले 5 लाख हुआ करता था. ऑल्सो गाइज, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तब तक ₹500 पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज होगी. ₹500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज अप टू मैक्सिमम ₹2 lakhs. इतना समझता है पक्का 100%. यहाँ पे गाइज आपका सेक्शन नंबर 140 कंप्लीट होता है, विच टॉक्स अबाउट removal, removal, removal and one kind of resignation. चल, अब यहाँ पे 140 खत्म होता है. Now we will be starting with the next very provision. कितना पढ़ लिया? Section number 139, 140 of removal, 141 of qualification disqualification, 144 of the duties not to be rendered by an auditor. इतना पढ़ करके हो चुका है. Now let us move to the very important section, that is 142 stands for remuneration of auditor. ये remuneration of auditor, you know, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलना चाहिए, बैकग्राउंड में आपको दिखाई देना चाहिए पैसा ही पैसा होगा. पैसा गिरता हुआ दिख रहा है, पैसा ही पैसा होगा. remuneration of auditor. Now ये remuneration of auditors में क्या पढ़ना है समझ. Remuneration of auditor, who decides? Guys, if at all I have appointed you for any particular job, any particular consultancy, any particular assignment, if I have appointed you, don't you feel I will have to decide for the remuneration? Yes, अगर मैंने आपको अपॉइंट किया है तो मैं ही अपॉइंट करूंगी, डिसाइड करूंगी आपका remuneration. Similarly, जहां पे हम ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, this totally is divided into first auditor and subsequent auditor. अगर first auditor है guys, तो we understand first auditor is appointed by board and hence the remuneration was also decided by board. In case of government company, जहां जहां government company का नाम आता है, we very well know that for government company, Comptroller and Auditor General of India is the one who takes up the decision, who takes up the understanding. So यहाँ पे CAG का नाम भी लिखेंगे for government company. In case of subsequent auditor are appointed by who? हमने क्या बोला था? Subsequent auditor are appointed by members at AGM. So remuneration भी members को ही decide करना चाहिए. But देखो हुआ क्या, आप member हो, मैं member हूँ, मैं तो खूब सीधी सादी भोली भाली मासूम सी. अब मैंने आपको कहा कि रिस्पेक्टेड मेंबर्स, ये जो भाई साहब है हमारे ऑडिटर, इन भाई साहब को 10 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए. आपने मुझे बोला कि अरे मैम 10 लाख बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 50,000 से स्टार्ट करते 60,000 तक में मान जाएगा. अरे बाप रे, आप ये कह रहे हो, दूसरे मेंबर्स कुछ और कहेंगे, तीसरे मेंबर्स कुछ और कहेंगे. ये सारे मेंबर्स के चक्कर में डोंट यू फील हम लोग एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे आ ही नहीं पाएंगे. एंड बॉस, आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड से हूँ, हो सकता है जो दूसरे मेंबर्स है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड से ना हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई कंसल्टेंट हो, कोई दूसरी फील्ड से हो, उनको पता ही नहीं रहेगा कि मेंबर्स कितना रेम्यूनरेशन डिसाइड करें. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके अप्लाई करके रखें. मेंबर्स चाहे तो रेम्यूनरेशन डिसाइड कर ले, या फिर और मेंबर्स may decide the manner. अब इस मैनर में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ऑडिट कमेटी को अथॉरिटी दे देंगे. may decide the manner in which remuneration must be decided. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑडिट कमेटी हमको जा करके आपने रिकमेंडेशन दिया था, नॉमिनेशन दिया था, आप खुद ही अभी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर लीजिए. इतना समझा? वेरी गुड. सो दिस इज द फर्स्ट वेरी एस्पेक्ट. अब आता है सेकंड पार्ट. इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन, अब ये जो भाई साहब हैं हमारे ऑडिटर, ये जो ऑडिटर भाई साहब है, इस ऑडिटर भाई साहब ने हमको ऑडिटिंग सर्विसेज तो दी ही दी है, अदर देन दैट दे हैव आल्सो गिवन अस द रिक्रूटमेंट सर्विसेज, कोई और सर्विसेज दी है. तो ऑडिटिंग कर रहे हैं,
एज वेल एज कोई अदर सर्विसेज कर रहा है विच इज नॉट कवर्ड अंडर 144, मतलब अदर देन 144। अब इस सर्विसेज के लिए मुझे ये बताइए, इस सर्विसेज के लिए जो पैसा हम इनको देंगे, क्या इसको भी ऑडिट फीस कहेंगे? हाँ, हाँ, नहीं। वेरी गुड। सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड एज ऑडिट रेम्यूनरेशन। इतना समझा? अब एक और चीज, ये जो हमारे ऑडिटर थे आशीष भाई साहब का ही नाम चल रहा है, इस आशीष भाई साहब रहते हैं दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अब दिल्ली से वो फ्लाइट लेकर के जाएंगे मुंबई, वो फ्लाइट लेकर के जाएंगे मुंबई। अब दिल्ली से जब वो फ्लाइट लेकर के मुंबई जाएंगे तो उनका रहना, खाते भी बहुत है, ये मोटे से है हमारे आशीष भाई, तो खाते पीते घर के इतना सारा खाना पीना रहना, इसका खर्चा कौन बेयर करेगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? हमें ही बेयर करना पड़ेगा न चाहते हुए। अब हम लोग कहते हैं ऑल दीज थिंग्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड एज ऑडिट फीस, ऑडिट रेम्यूनरेशन। अंडरस्टैंडिंग? तो 3 पॉइंट पढ़ा। पहले कौन डिसाइड करेगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? खत्म बच्चों, यहाँ पे आपका ऑडिट रेम्यूनरेशन वाला सेक्शन खत्म होता है, 142 स्मॉल वन। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 142 के बाद आता है 143। 143 143 को याद रखने का तरीका देखो, 143 को लोग कहते हैं आई लव यू भी कहा जाता है ना, ऐसा कुछ कहा जाता है। अभी अभी रिसेंटली फेब्रुवरी मंथ वैलेंटाइंस वीक वगैरह भी गया है। सो यहाँ पे अगर 143 इज आई लव यू, तो प्यार किया तो जिम्मेदारी भी आएगी, प्यार किया तो जिम्मेदारी भी आएगी। सेक्शन नंबर 143 डील्स विथ राइट्स एंड ड्यूटीज of auditor. Rights and duties of auditor. 143 deals with rights and duties of auditor. तो सबसे पहला हम लोग ये राइट्स को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ड्यूटीज पढ़ेंगे, ठीक है? सो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ ऑडिटर। राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट राइट्स, ये जो भाई साहब हमारे कंपनी के ऑडिटर हैं, ये भाई साहब जब भी ऑडिटिंग करते हैं, इस भाई साहब को कुछ राइट्स दी जाती है। अगर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो क्या हम इन्हें ये बोल देंगे कि सर नहीं, सिस्टम वगैरह नहीं देखने मिले, अरे सर इन्फॉर्मेशन वगैरह को तो पूछना भी मत, अरे सर एक्सप्लेनेशन देने के लिए अकाउंटेंट आज छुट्टी पे। भाई साहब ऑडिटिंग कैसा करेंगे? टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं? नहीं ना। तो ये तो नॉर्मल राइट है जो हमें इनको देनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला राइट में हम लोग कहते हैं राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। मैम ब्रांच रिपोर्ट देखने मिलेगा क्या? हाँ। मैम बोर्ड मिनट्स का बोर्ड मीटिंग का मिनट्स देखने मिलेगा क्या? हाँ। बच्चों कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह आपको ऑडिट नहीं करने हैं, बट इन्होंने बनाए हैं कि नहीं बनाए ये देखने मिलेगा। सो ये सारी चीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ये सारी चीजें ऑडिटर को एक्सेसिबल रहेगी ऑल द टाइम। दूसरा, अगर कुछ एंट्री सस्पेंस अकाउंट मिलता है, आपने आर्टिकलशिप की होगी गाइस, आर्टिकलशिप में कई बार आपको मिलता है सस्पेंस। कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपको खुद को नहीं पता रहती कि यार ये क्यों लिखी है ना? सो अगर ये सस्पेंस अकाउंट क्लियर करवाना है तो क्या आप कोई अकाउंटेंट को, क्या आप कोई पर्सन को पूछ सकते हो कि सर जरा एक्सप्लेनेशन दीजिए? एब्सोल्युटली यस, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, हम लोग मैनेजमेंट के पास से इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन समझो। सी फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट किया है हमारे कंपनी का, आपने हमारी कंपनी के अगेंस्ट में क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया। अब हमने भी थोड़ा गुस्से में आकर के कहा कि सर हम आपका रेम्यूनरेशन नहीं देंगे।
आप आपका रिपोर्ट तो रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्जेक्टिव अंडर एस ए 200 आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। अभी आपने रिपोर्ट भी दे दिया, आपके पैसे भी मैंने नहीं दिए, तो आपके पास कुछ तो रामबाण हथियार होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेक्शन आकर के कहता है यू कैन एक्सरसाइज लीन ओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब पहले तो लीन समझो ये होता क्या है। लीन का मतलब होता है टू होल्ड लॉफुल possession ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या कहता है, अगर लीगली आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनी का तो उसे होल्ड करके रखे रहो। अगर आपके पास लॉफुल पोजेशन नहीं है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो आप छीन नहीं सकते हो, आप जानबूझ करके रिकवरी नहीं कर सकते। सो दिस इज टू होल्ड लॉफुल पोजेशन, टू होल्ड लॉफुल पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट मैम ये लॉफुल पोजेशन कब करेंगे और क्यों करेंगे? ओनली इन द सर्कमस्टांस, अब ये समझो, व्हेन दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज, कुछ कंडीशंस है। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ फॉर द ईयर द फीस आर अनपेड, ओनली इफ द फीस आर अनपेड। मैम कौन से साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन कर सकते? ओनली फॉर द ईयर, जिस साल के लिए फीस नहीं मिला है। एंड तीसरा, ओनली ऑन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस पे आपने काम किया है, ओनली फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओवर विच द ऑडिटर हैज वर्कड। मैम मतलब आपने और आपके कोई जॉइंट ऑडिटर ने मिल करके के लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किए। अगर आप दोनों ने मिल करके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किए हैं तो यहाँ पे आप उनके काम किए हुए जो रिकॉर्ड्स है उस पे लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लीन एक्सरसाइज कर सकते हो जिसपे आपने काम किया है, for which the auditor has worked। कितना समझा? पक्का? एकदम श्योर? 100% यस। अब यहाँ पे ध्यान दो, only when the fees are unpaid, only for the year for which fees are not received, and only on the books of accounts over which you have worked। अब देखो थोड़ा सा कंडीशन, लॉफुल पोजेशन कब होगा आपके पास? क्या लॉफुल पोजेशन होना पॉसिबल है? क्या लॉफुल पोजेशन होना पॉसिबल है? नहीं है गाइस, ये राइट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है एक्सरसाइज होना। क्यों? समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है एज पर सेक्शन 128 आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट हेड ऑफिस, आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट हेड ऑफिस। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट हेड ऑफिस, now then in that particular scenario, now then in that particular scenario ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में लीगली है, आपके पास ना लॉफुल पोजेशन होगा ना आप इस पे होल्ड कर पाएंगे। यस और नो? वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? 100%? ओके, सो दैट इज सेक्शन नंबर 128। दूसरा कहता है अगर मान लीजिए लॉफुल पोजेशन हो भी गया, अगर बाय एनी चांस ऑडिटर इज हैविंग लॉफुल पोजेशन, तो हमारा आईसीएआई कहता है माँ आईसीआई साक्षात प्रकट होगी, और साक्षात प्रकट होने के बाद माँ आईसीआई कहेगी कि ऑडिटर सुनिए, आपने लीन एक्सरसाइज किया? आप कहेंगे हाँ। माँ आईसीआई बोलेगी बच्चे आपको पढ़ा लिखा करके डिग्री इस दिन के लिए दी थी कि चंद पैसों के लिए आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स घर लेकर के आओ? माँ आईसीआई कहेगी कि दिस इज डिसरेप्यूट, ये काम सही नहीं किया है। सो एज पर द काउंसिल एक्सरसाइजिंग लीन अट्रैक्ट्स डिसरेप्यूट, एंड हेंस इस कारणवश भी ऑडिटर कभी भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे थर्ड राइट में। राइट कहता है यू कैन एक्सरसाइज लीन इफ एट ऑल योर फीस आर अनपेड। व्हाट इज लीन? लीन का मतलब होता है टू होल्ड लॉफुल पोजेशन ओनली इफ फीस आर अनपेड, only for the year for which the fees is not received,
only over the books over which you have worked. बट ये राइट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है एक्सरसाइज करना. वाई? बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहला, बिकॉज ऑफ सेक्शन 128 which states that the books of accounts are required to be kept at registered office. एंड दूसरा, इफ इट ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास हो फिर भी ICAI कहता है इट अट्रैक्ट्स डिसरेप्यूट टू द काउंसिल. इट अट्रैक्ट डिसरेप्यूट टू काउंसिल. सो इन दोनों ही सिचुएशंस के तहत हम लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. गेटिंग दैट? तो मैम फीस का क्या होगा? आज हमारा फीस पेंडिंग रह गया है. अगर हमको लीन एक्सरसाइज नहीं करने देंगे तो हमारा तो फाइनेंशियल नुकसान है ना? नहीं है नुकसान. ICAI क्या कहता है? नेक्स्ट ईयर अगर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होता है, ही विल हैव टू टेक NOC फ्रॉम द प्रीडिसेसर ऑडिटर. सी फॉर एग्जांपल आपका फीस अनपेड है, एक नया ऑडिटर आपके पास आता है कि सर मैं के लिमिटेड का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. आप उसे क्या कहोगे? मत ले भाई, मेरा पैसा अटका हुआ है वहां पे, तू मत कर ऑडिट. नाउ नो ऑडिटर विल बी अलाउड टू एक्सेप्ट ऑडिट वेयर प्रीडिसेसर ऑडिटर का फीस अनपेड है. अगर इसका पैसा नहीं मिला तो कोई नया बंदा ऑडिट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. ऑडिट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. तो कंपनी को न चाहते हुए भी पहले आपका पैसा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नया ऑडिटर नहीं मिलेगा. मैम ये कहाँ पे लिखा है NOC वाला क्लॉज? बच्चों ये मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाऊंगी. ICAI ने हमारे लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दे करके रखे. तो इन कोड ऑफ कंडक्ट को समझाऊंगी मैं आगे प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे चैप्टर में. तो यहाँ पे एक डिफरेंट क्लॉजेस आने वाला है. क्लॉज नंबर 8 में ये सारी चीज मेंशन करके रखी. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का श्योर? सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका तीसरा राइट. अब आते हैं आगे फोर्थ पॉइंट. वो लोग कहते हैं ऑडिटर हैज राइट टू रिसीव notice to attend AGM. AGM भी नहीं, जनरल मीटिंग रखते हैं. टू अटेंड जनरल मीटिंग. ये है हमारे ऑडिटर भाई साहब, ऑडिटर मिस्टर ए, और ये है सारे के सारे मेंबर्स. ये है सारे के सारे मेंबर्स. अब और ये है हमारा छोटा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोली. मैम कितने डायरेक्टर्स है? 12 डायरेक्टर्स है. व्हाइट कॉलर पीपल ऐसे 12 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12. तो 12 लोग. अब हुआ क्या, एक जनरल मीटिंग बुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. इस जनरल मीटिंग में वो लोग क्या डिस्कस करने वाले थे पता है? एक्सपांशन, कि हम लोग कंपनी का कैसे एक्सपांशन करने वाले हैं, कोई नया पैसा रेज करने वाले हैं क्या, कोई फंडिंग की नीड है क्या, कुछ ये इसकी जरूरत है क्या, उसकी जरूरत है क्या, ये सब डिस्कस करने वाले. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नोटिस भेजा सारे मेंबर्स को. हमारा कंपनी सेक्रेटरी ये करता है, तो सारे मेंबर्स को भेजा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जिनको भी डिबेंचर ट्रस्टीज को भेजा, जिनको जिनको जरूरत थी सबको भेजा. ऑडिटर को नोटिस दिया नहीं. ऑडिटर तो फूफा जी बन गया. वो होता है ना हमारे इंडियन शादी में कोई एक पर्सन तो होता ही है जिनका मुंह फुगा होता है. मुझे नहीं बुलाया काम करने के लिए, मुझे नहीं बुलाया खाना टेस्ट करने के लिए, मुझे नहीं बुलाया हॉल बुक करने के लिए. अब हमारे ऑडिटर बन गए फूफा जी, मुझे नहीं बुलाया मीटिंग. ऑडिटर बन गए थे फूफा जी. तो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को समझाया कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर, ये जनरल मीटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस नहीं कर रहे. हमारा एजेंडा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने का हो तो हम आपको बुलाते. हमारा एजेंडा अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसा कुछ हो तो हम आपको बुलाते हैं. बट यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेंशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं बुलाया. अब मुझे बताओ वेदर द स्टैंड टेकन बाय दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही है या गलत, या फिर वेदर द कंटेंशन फूफा जी का गुस्सा होना सही है या गलत, बताएं. फूफा जी का इस बार फॉर अ चेंज गुस्सा होना जायज है, क्योंकि एक्ट कहता है द ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड जनरल मीटिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजेंडा, irrespective of the financial transactions, irrespective of the financial statements being discussed or not. एकदम क्लियर છે? पक्का?
श्योर सॉर्टेड चलाए 100% yes done dana done. So that is how we complete this right. And हाँ, जैसे ही हमारे पास right होता है वैसे ही हमारा और एक इससे लगता हुआ ड्यूटी है which is completed under section 146 duty to attend AGM, to attend जनरल मीटिंग. अभी देखो न्योता आया है तो लिफाफा देकर के जाना तो पड़ेगा. न्योता आया, आप वहां गए नहीं, लिफाफा भी दिया नहीं, ये तो गलत कर दिया ना. ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों. सो वो लोग राइट के साथ साथ ड्यूटी भी देते हैं. राइट है टू रिसीव नोटिस, ड्यूटी है टू अटेंड जनरल मीटिंग. अब देखो हुआ क्या, ये जो भाई साहब है बहुत ही फेमस भाई साहब है. ऑलरेडी इनके पास 50 क्लाइंट है, 20 तो बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट लेकर के बैठे, छोटी छोटी 30-40 कंपनी का ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये नमूना लेकर के बैठे, बड़ी पर्सनालिटी. अब इन भाई साहब को तो कितने नोटिस आते हैं यार. अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ कहाँ पहुंचेंगे ये. नाउ कैन ही अटेंड ए जनरल मीटिंग वाया रिप्रेजेंटेटिव? यस और नो. क्या वो पर्सनली ही ये मीटिंग अटेंड करे तो ही चलेगा, या इनकी रिप्रेजेंटेटिव के वाया मीटिंग अटेंड करे तो चलेगा? चल सकता है. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 146 एज वेल एज 143 क्या कहता है, द ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड जनरल मीटिंग. द ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू अटेंड अ जनरल मीटिंग, इधर पर्सनली खुद चले जाए या फिर वाया रिप्रेजेंटेटिव. अब ये रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव शुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर. मतलब कोई भी एरा गैरा नट्टू खेरा नहीं, ऐसा नहीं कि खुद की जगह पे कोई डॉक्टर को भेज दो, नहीं. He should be a well capable person who is eligible to act as an auditor for the company. To act as auditor of the. Everyone understanding this? पक्का श्योर सॉर्टेड चलाए 100% डन. सो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट खत्म होता. Next, the last right, the fifth right states that, see guys, whenever we have any representations to make, अभी AGM में जाएंगे तो क्या हम हमारे representations बोल सकते हैं? क्या हम हमारे अकाउंट्स के रिगार्ड्स में जो क्वालिफिकेशंस हमने एक्ट मतलब बनाए हैं, देखे हैं, कैन वी रीड आउट द क्वालिफिकेशंस? रीड आउट द क्वालिफिकेशंस? आंसर इज यस. ये भी आपको अधिकार है कि जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने पाया है, जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने देखा, जाना, एविडेंसेस इकट्ठा किया है, ऑल दैट क्वालिफिकेशंस, all that qualifications you read it at general meeting. ये आपको पूरा पूरा अधिकार रहेगा. So there are 5 rights all in all. चलो पहले rights बता देती हूँ बच्चों में. 142 हमारा हो गया है, किताब में इसको अंडरलाइन कर लीजिए. रेम्यूनरेशन रिसीव करना डिसाइड करेगा बाय मेंबर्स, बाय बोर्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. इट इंक्लूड्स फीस एज वेल एज एक्सपेंसेस इनकर्ड. It will not include any other services के लिए पेमेंट. राइट्स, राइट टू एक्सेस BOA का मतलब होता है, पहली बार के लिए लिख दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स to obtain information and explanation. Right to exercise leave, but this is not practically possible because of virtue of 128 and because of ICAI. ICAI feels, the council feels that it attracts disrepute to the council. आगे यहाँ पे आप चेंज करके इसको कर दीजिए 1. डिसरेप्यूट अंडर क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल. जो जैसा है वैसा ही रहने देना. अगर अभी ये नंबर याद ना रहे तो इट्स ओके गाइस, प्रोफेशनल एथिक्स में ये बाय हार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, टू रीड आउट क्वालिफिकेशंस एट जनरल मीटिंग, व्हाटएवर फाइंडिंग्स यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू कैन रीड इट आउट. एंड नेक्स्ट, राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड AGM. एनी जनरल मीटिंग भाई, एनुअल जनरल नहीं, एनी जनरल मीटिंग, ईदर इन पर्सन मतलब खुद चले जाए या फिर थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. मैम ये रिप्रेजेंटेटिव एनी टॉम डिक एंड हैरी? नो, द रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर. समझ में आता है? 5 राइट्स ऑफ द कंपनी. गाइज इसको मार्क करिए,
दिस कैन बी टेस्टेड एज प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन। पर्सनली अटेंड करना है मीटिंग, रिप्रेजेंटेटिव के वाया अटेंड करना है मीटिंग, ये मीटिंग में कौन कौन हाजिर होने चाहिए, आपको क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं। गेटिंग दैट? पक्का श्योर? सो देयर यू कंप्लीट rights of an auditor under section 143. Now we will go ahead with the duties, that is section number 143 and inquiries के बाद में start करेंगे। चल, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला बात आता है ड्यूटी टू इंक्वायर। अब देखो गाइस, एक्ट ने कुछ ऐसी ड्यूटी दी है जिस एरियाज में हमें पूछताछ करनी है। पूछताछ का मतलब होता है इंक्वायरी होल्ड करना। सो देयर आर 6 एरियाज जिस एरियाज में हमें पूछताछ करनी है। सो पहले तो बैकग्राउंड में चले जाओ, एकदम ही व्हाइट स्क्रीन लेकर के आता है। यहाँ पे देखो किस एरियाज में हमें पूछताछ करनी रहेगी। सबसे पहला ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस। ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस के एरिया में आपको पूछताछ करनी है। क्या पूछताछ करनी है मैं बताऊंगी आपको। बी स्टैंड्स फॉर बुक एंट्रीज। बी स्टैंड्स फॉर बुक एंट्रीज। बुक एंट्रीज के एरिया में आपको पूछताछ करनी है। सी स्टैंड्स फॉर companies which are not investment company। companies which are not investment company, ऐसी कंपनीज के बारे में पूछताछ करनी। तो 3 एरियाज पता चले। ए से आता है एडवांसेस, बी से आता है बुक एंट्रीज, सी से आता है कंपनीज विच आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, डी से आता है डिपॉजिट्स। कंपनी ने अगर कोई डिपॉजिट्स लेकर के रखा है, कंपनी ने कैसे डिपॉजिट्स को शो करके रखा है, उस एरियाज में इंक्वायरी होल्ड करना। नेक्स्ट आता है ई से आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। हो सकता है कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉय के, डायरेक्टर्स के, की मैनेजर पर्सन के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो जिसको उन्होंने पीएनएल डेबिट कर दिया, उस एरियाज में इंक्वायरी होल्ड करना। तो ई से आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। एफ लास्ट वाला पॉइंट, 6 एरियाज में इंक्वायरी करेंगे। एफ से आता है लास्ट पॉइंट, इफ एट ऑल द कंपनी हैज इशूड शेयर फॉर कैश। अगर कंपनी ने कोई भी शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश, उस एरियाज में इंक्वायरी होल्ड करना। तो रिवाइज रिपीट करो मेरे साथ साथ। एडवांसेस, बुक एंट्री, कंपनी इज नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बाद आता है डिपॉजिट्स, उसके बाद आता है एक्सपेंसेस, और एफ से आता है फॉर कैश। बाहर हो गया। अब एरियाज पढ़ते क्या क्या करेंगे। चलिए किताब में यहाँ। सो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, द टर्म्स एंड कंडीशन एडवांसेस के लिए, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडवांसेस। अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी ने कोई पर्सन को एडवांसेस दे करके रखा है, कंपनी का पैसा है, कंपनी को कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगर कंपनी को फायदा हो ही नहीं रहा है, अगर कंपनी को कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, तो ये टर्म्स, ये एडवांसेस देना सही है, जायज रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू नीड टू, आप being auditor need to inquire over the terms and conditions of the advances. It should not be prejudicial to the interest of the company. Not be prejudicial to the interest of the company. Next आता है book entries. What is book entries? Book entries का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसी एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज पास करके रखी है जिससे कंपनी का प्रॉफिट या लॉस इंपैक्ट होता है। अगर कंपनी जानबूझ करके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन कम दिखा रही है, प्रॉफिट को कम करने के लिए डेप्रिसिएशन बढ़ा रही है, तो यहाँ पे ऐसी बुक एंट्रीज के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है। दीज बुक एंट्रीज शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है सी से कंपनीज विच आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बॉस। गाइस समझिए, जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज आपको तो पता ही होगा, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती है, ये तो दिन रात सुबह शाम इन्वेस्टमेंट खरीदती है, बेचती है, खरीदती है, बेचती है। तो इनको अगर कभी कभार लॉस हो भी गया ना सिक्योरिटी सेल करने में, तो कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी सेल करने में इफ दीज काइंड्स ऑफ कंपनीज आर फेसिंग लॉसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम प्रॉब्लम कहाँ है? फॉर द कंपनीज विच आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है एंड आपने सिक्योरिटीज बेच दी एट अ वैल्यू लोअर देन कॉस्ट, मतलब लॉस पे, ये जो कंपनी है
एक सेकंड, या ये जो कंपनी है इन्होंने सिक्योरिटीज खरीदी थी एट ₹100, कितने में? 100 रुपए में। तो मैम ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? नहीं, ये अपने इन्वेस्टमेंट के खातिर पैसा गेन करने के खातिर इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रॉफिट गेन करने का अधिक इंटेंशन। 100 रुपए की सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी, फिर ये सिक्योरिटीज होल्ड के रखी फॉर 3 मंथ्स। अब जाकर के मुझे बताओ ये सिक्योरिटीज कितने में बेची जाए तो सही रहेगा? एनी वैल्यू ओवर एंड अबव 100? आप मुझे क्या बोलोगे? मैम मोर देन 100 में बेच दो, चलेगा। बट कंपनी ने ये सिक्योरिटीज 80 रुपए में बेच दी। ओ माई गॉड! अब डोंट यू फील, आप ये इंक्वायरी करोगे कि कंपनी आपने 100 में खरीद करके 80 में शेयर्स क्यों बेचे? कंपनी को नुकसान हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहीं जानबूझ करके पर्सनल बेनिफिट में तो ऐसा नहीं किया। कंपनी ने कहीं जानबूझ करके पर्सनल बेनिफिट में तो ऐसा नहीं किया। इस चीज को इवैल्यूएट करना, इस चीज के बारे में पूछताछ करना आपकी ड्यूटी रहेगी अंडर सी। तो रिपीट करो, क्या है? कंपनीज नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी हैव सोल्ड सिक्योरिटीज एट अ वैल्यू लोअर देन कॉस्ट दैट इज एट लॉस। तो इंक्वायरी करो, हो सकता है परमानेंट डिमिन्यूशन आ गया हो उस सिक्योरिटीज में, हो सकता है कंपनी को अर्जेंट पैसों की कोई जरूरत पड़ी हो। तो पॉजिटिव कारण भी है बच्चों, बट नेगेटिव कारण भी हो सकते हैं। अब आता है डी, कंपनीज शुड नॉट शो। देखो, जितना वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है उतना प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट। सो कंपनीज शुड नॉट शो द डिपॉजिट्स एज लोन्स एंड एडवांसेस या लोन्स एंड एडवांसेस एज पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। इसके बारे में पूछताछ करो कि हाउ द लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। मेनी अ टाइम ये है हमारा कंपनी, ये है हमारा कंपनी। इस कंपनी के डायरेक्टर है राम और श्याम। राम और श्याम ये दोनों ही डायरेक्टर जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तभी बिजनेस ट्रिप पे एक आध दो दिन एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं। एक आध दो दिन एक्स्ट्रा में खूब घूमते हैं फिरते हैं, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी यहाँ वहां घूमते हैं फिरते हैं, और ये सारा खर्चा कंपनी के मत्थे डाल देते हैं। बोलते हैं चार्ज टू पेन है, टिकट लेकर के आएंगे, रियम्बर्समेंट ले लेंगे, चार्ज टू पेन है, चार्ज टू पेन। मुझे बताओ, आपका और मेरा पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, हम हैं मेंबर्स, हमारे पैसे से ये डायरेक्टर्स बिजनेस ट्रिप के नाम पे घूमते जा रहे, चलेगा क्या? नहीं ना। सो दैट इज द इंक्वायरी जो हम ऑडिटर को कहेंगे कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर जरा देखना यार, हमारा हार्ड अर्न मनी, हमारा हार्ड अर्न मनी यहाँ लगा हुआ है, हमारे पैसों से कोई भी पर्सनल खर्चा, कोई भी डायरेक्टर का, एम्प्लॉय का, की मैनेजर पर्सन का पर्सनल खर्चा शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू। इसके बारे में पूछताछ करनी है। सो पर्सनल एक्सपेंसेस इफ एट ऑल दे आर चार्ज टू रेवेन्यू, उसके बारे में पूछताछ करो। ये डिपॉजिट, ये वर्ड काट देना बच्चों। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वेदर एनी कैश, सॉरी, वेदर एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर इशूड फॉर कैश। देखिए, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए तो दो चीजें हो सकती है। कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स दिया पैसे लिए, या फिर शेयर्स दिया अदर इन काइंड वाले आइटम को एक्सेप्ट किया, फर्नीचर खरीद लिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ले ली, उसके अगेंस्ट में शेयर्स दे दिए। तो दो चीजों का कंसिडरेशन मिल सकता है, कैश या एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश या एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश। यू बीइंग ऑडिटर, आपको ये इंक्वायरी होल्ड करनी है कि अगर कंपनी ने शेयर्स के अगेंस्ट में कैश प्राप्त किया है, कैश के कंसिडरेशन में शेयर्स को इशू किया है, तो क्या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश मिला है? ऐसा तो नहीं ना करोड़ों के शेयर्स इशू कर दिए बट पैसा आया को नहीं। तो ये इंक्वायरी करो। और दूसरा, वेदर अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, जो ये ट्रांजैक्शन है उसका अकाउंटिंग सही तरीके से हुआ है या नहीं। सो दैट इज वेयर एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, एफ फॉर कैश, याद कैसे करेंगे? न्यूमोनिक ये है, फॉर कैश, वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट एंड द सेम हैज बीन अकाउंटेड फॉर, पैसे मिले हैं एंड वो सही तरीके से अकाउंट फॉर हुए हैं या नहीं। एवरीवन गेटिंग दैट? पक्का श्योर? सो दीज वर द 6 areas wherein you need to hold पूछताछ, you need to hold inquiry। अब मुझे शांति से बताओ, if at all you are holding inquiry
इन दिस पर्टिकुलर एरियाज, ये पर्टिकुलर एरियाज में जब भी आप इंक्वायरी होल्ड कर रहे हो तो क्या आपको रिपोर्टिंग भी करना है इस एरियाज का? नहीं बच्चों, रिपोर्टिंग तभी ही करेंगे जब इन एरियाज में से कोई भी एरियाज का नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहा है, कोई भी एरियाज का नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। अगर इन एरियाज में सारी ही चीजें पॉजिटिव शो हो रही है, सारी ही चीजें पॉजिटिव मिल रही है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे इट इज नॉट प्रीजुडिशियल, इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग सही से हो रहा है, कैश अप्रोप्रिएट अमाउंट मिल गया है, सब कुछ सही से है, तो इस एरियाज का रिपोर्टिंग नहीं होना है। सो दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज जो आपको आईसीआई की बुकलेट में मिलने वाला है कि एरियाज जिसके बारे में हम इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं उसे रिपोर्ट कब करेंगे? वी विल रिपोर्ट दिस only when the results are negative. The results are negative. If the results are positive, तो कुछ नहीं, पूछताछ करो और शांति से रहने दो। समझता है? पक्का? डन? सो यहाँ पे बच्चों हमारी पहली ड्यूटी टू इंक्वायर कंप्लीट होता है। Now we will start with the next very duty, that is duty to report true and fair view.